दोस्तों, ये इस कहानी का आखिरी भाग है। अगर आपने अब तक इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। नम्रता ने अजीत से पूछा, तुम्हारा दोस्त विजय क्या करता है? उसने बताया, वो बिजनेस करता है। आज वो किसी काम से दिल्ली गया है, इसीलिए सोचा यहीं मिल लिया जाए। नम्रता कहती है, ठीक है, वैसे मुझे यहाँ आए 2 हफ्ते हो चुके हैं। अब मुझे कोयम्बटूर जाना है और मुझे ये बताओ, ऐसा कब तक चलेगा? क्योंकि जो हो रहा है वैसे भी गलत ही है। कभी किसी को पता चलेगा तो जाने क्या होगा। अजीत बोला, तुम बेकार परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नम्रता बोली, मुझे चिंता होने लगी है। अगर नवीन को पता चलेगा तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। अजीत बोला, कहा ना किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं हूं ना। नम्रता अजीत को देखकर मुस्कुरा दी। वो कोयम्बटूर आ चुकी थी, फिर से यहाँ आकर वही रूटीन। लेकिन इस बार अजीत और नम्रता का अजीत के दोस्त विजय के घर जाना गलती साबित हुआ, क्योंकि अजीत को नहीं पता था कि उसके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और विजय ने अजीत को कॉल करके उसे उस दिन की हरकत के बारे में पूछा। तब अजीत ने डर कर उसे सब बता दिया। जब अजीत ने ये बात नम्रता को बताई तो शर्मिंदगी के मारे वो खुद को ही लानत देने लगी। उसे काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। खैर, अजीत ने उसके दोस्त विजय से उसको मुंह बंद करने के लिए कहा, लेकिन इधर विजय ने अजीत से कहा कि वो नम्रता को उससे मिलवाए। अजीत ऐसा नहीं चाहता था। उसे पता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो विजय उसे ब्लैकमेल करेगा और वीडियो लीक कर देगा। इससे तो सब जगह बदनामी हो जाएगी। अजीत ने नम्रता को बताया तो उसने पहले मना कर दिया, लेकिन फिर ब्लैकमेलिंग के बारे में सुनकर उसने हाँ कर दिया। नम्रता ने नवीन को फिर से मायके जाने वाली बात कही तो उसने हाँ कह दिया। इस बार बच्चों को भी साथ भेज दिया, लेकिन इस बार नवीन ने नम्रता के चेहरे पर उदासी देखी तो पूछा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? इस पर नम्रता नवीन के गले लगकर रोने लगी। मन ही मन सोचने लगी, मैंने क्या कर दिया? अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर मैंने अपना बसा बसाया हुआ घर बर्बाद कर दिया। नवीन ने उसे सांत्वना देकर शांत किया। नम्रता बोली, कुछ नहीं, बस मेरा मन खराब था, इसीलिए। नवीन ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन नम्रता अपने मायके गई और बच्चों को नानी के घर छोड़कर मार्केट से खरीदारी के बहाने बाहर चली गई। वहां से अजीत ने उसे पिकअप किया और विजय के घर ले गया। विजय ने वही डिमांड अजीत और नम्रता के सामने रख दी कि उसे भी अब अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है। पहले तो नम्रता बहुत रोई, उसके पैर पड़ी। अजीत भी विजय के सामने दोस्ती का हवाला देकर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन विजय नहीं माना और मजबूरन नम्रता को उसकी बात माननी पड़ी। और अपनी बात मनवाने के बाद उनके सामने ही विजय ने उस दिन वाला वीडियो डिलीट कर दिया। पर उसने ये शर्त रखी कि जैसे तुम अजीत के साथ हो वैसे ही जब मैं चाहूं तुम्हें मेरे साथ भी होना होगा। ना चाहते हुए भी नम्रता ने हाँ कह दिया, जिसे सुनकर अजीत गुस्सा हो गया। जब वो बाहर आया तो उसने गुस्से से नम्रता से कहा कि तुमने हाँ क्यों कहा? नम्रता बोली, तो चारा ही क्या था? यदि तुम मामला खुद से सुलझा पाते तो फिर मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता। मैं तो मैली हो ही चुकी हूँ, अब क्या फर्क पड़ता है? अजीत नम्रता के मुंह से ऐसी बात सुनकर दंग होकर आत्मग्लानि महसूस करता है कि गलती उससे भी हुई है। अगर वो विजय के घर उसे नहीं लाता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। कुछ दिन अपने मायके में बिताकर नम्रता वापस कोयम्बटूर चली गई। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि विजय ने नम्रता को फोन करके कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं यहीं कोयम्बटूर में हूँ। उसने होटल का नाम और पता और समय बताकर फोन रख दिया। नम्रता के दिमाग में पिछली सारी घटनाएं घूमने लगी थीं। अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इसीलिए वो विजय से मिलने पहुंची। विजय ने उससे कुछ बातें की और कहा कि देखो, मैं तुमसे प्यार तो नहीं करता, लेकिन हमारे बीच जो भी है उसका जिक्र तुम अजीत से नहीं करोगी और मैं भी तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ना ही मुझे कुछ लेना देना है, जो भी है हमारे बीच रहेगा। अब अक्सर नम्रता और विजय मिलते। विजय कोयम्बटूर में ही था और जब नम्रता मायके जाती तो वो अजीत से मिलती। इस सब में पुरानी नम्रता खो चुकी थी, जिसे अपने पति और बच्चों के अलावा और कुछ नहीं सूझा करता था। ये नम्रता अपने ऊपर ध्यान देती थी। उसने दोनों बच्चों को अलग अलग फोन खरीद कर दे दिए तो बच्चे फोन में लगे रहते, लेकिन उन्हें अपनी माँ के नए बर्ताव में बदलाव नजर आया था। पर बच्चे भी खुश थे कि माँ अब हमें डांटती ही नहीं, हमारी हर बात मान लेती है। और नवीन इस बात से खुश कि नम्रता हमेशा मुस्कुराती रहती है।
अब उसने शिकायत करना छोड़ दिया है, पर नवीन से भी नम्रता ने बातें करना कम कर दिया था। बस वो औपचारिक बातें करती। विजय अक्सर नम्रता को मिलने बुलाता था और उसे संकोच भी नहीं लगता था। लेकिन उसने बस विजय से ये शर्त रखी कि जब वो मायके जाएगी तब तक तुम मुझे फोन या किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं करोगे। कुछ दिन बाद वो अपने मायके आई। अजीत एक प्राइवेट जॉब करता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन अब उसकी अय्याशियों और महंगे महंगे खर्चों के लिए नम्रता ही कीमत चुकाने लगी थी। एक दिन वो होटल रूम में अपना काम खत्म होने के बाद बैठकर कुछ बात कर रहे थे। तभी उसके फोन पर विजय का फोन आया, जिसे देख वो घबरा गई। नम्रता ने अजीत और विजय दोनों के नाम अपनी सहेलियों के नाम पर सेव कर रखे थे। पहले तो उसने फोन काट दिया, लेकिन जब उसने दोबारा कॉल किया तो वो अजीत से थोड़ा साइड जाकर कॉल रिसीव करके बोली, हाँ कहो। विजय ने कहा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? उसने कहा, मैं मायके आई हूँ, तुम्हें बताया तो था, अब बोलो क्या बात है? विजय ने कहा, मुझे कुछ पैसे चाहिए नम्रता। वो बोली, पैसे? पर क्यों? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? विजय बोला, मैं जानता हूँ तुम अजीत को खुश रखने के लिए क्या क्या करती हो, फिर वही खुशी तो मैं भी तुम्हें देता हूँ, फिर तुम मुझे पैसे देने में क्यों आनाकानी कर रही हो? नम्रता ने कहा कि तुमने मुझे ब्लैकमेल किया, उसके बदले में तुम जो कहते हो मैं करती हूँ। आप पैसे भी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। विजय बोला, ठीक है, मायके से कितने दिनों में वापस आओगी? उसने कहा, 2 दिन बाद। बोला, ठीक है, कोयम्बटूर आते ही मुझे कॉल करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। फोन रखते ही अजीत ने पूछा, क्या हुआ? किससे बातें कर रही थी? नम्रता ने घबराकर कहा, सहेली है, कोयम्बटूर में उसे बताना भूल गई थी, तो जानने के लिए कॉल किया था कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद दोनों फिर अपने उसी रास्ते पर बढ़ गए। 1 घंटे के बाद नम्रता जल्दी से उठकर तैयार हुई। बोली, मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है, शायद इस बार आखिरी मिलना हो, क्योंकि मैं 2 दिन बाद कोयम्बटूर जा रही हूँ और घर के और भी काम हैं जो पूरे करने हैं। 2 दिन बाद नम्रता वापस आ जाती है और वो विजय को कॉल करती है। विजय उसे होटल में बुलाता है। विजय उसे गले मिलकर खुश होते हुए बोला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। नम्रता ने उसे धक्का दिया, कहा, ये नाटक मेरे साथ मत करो। वो अपने चेहरे पर बेईमानी हंसी लाते हुए बोला, ठीक है, तो एक काम करो, मेरे लिए अजीत को छोड़ दो। नम्रता ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं उससे प्यार करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा उसका साथ दूंगी। तो विजय कहता है, मैं तुम्हारे और अजीत के बारे में नवीन को बता दूंगा। नम्रता बोली, ऐसा क्यों कर रहे हो? विजय बोला, मुझे पैसे चाहिए। अगर अजीत तुम्हारे साथ रहा तो तुम सब उस पर ही लुटाती रहोगी, मुझे कुछ नहीं दोगी। नम्रता बोली, तो जाने दो ना मुझे, मैं खुद तुम्हारा साथ नहीं चाहती हूँ। लेकिन विजय घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, पर मैं जो तुम्हें देता हूँ वो तो तुम्हें अजीत और नवीन से भी नहीं मिलता होगा। नम्रता घिन से भर गई, बोली, विजय, पहले तुम मुझे अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और फिर मुझे ही इतने गंदे तरीके से अपनी नजरों में गिरा रहे हो। इस बात पर विजय बहुत ही गंदे तरीके से हंसकर उसके करीब जाकर बोला, तो और हो क्या तुम, 3 मर्दों के साथ? ऐसी औरत को क्या कहते हैं? नम्रता को विजय की इस बात ने अंदर तक हिला दिया था। अब ना तो उससे बोलते बन रहा था, ना ही हिलते हुए। वो एक मूर्त की तरह जड़ होकर एक टक विजय को देख रही थी। विजय ने उसे चरित्रहीन कहा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो सीधा होटल रूम से निकलकर बेमतलब यहाँ वहां दौड़ रही थी। उसे लग रहा था कि वो किसी गाड़ी के नीचे आ जाए और अपनी जान गंवा दे, पर ऐसा करने की वो हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। एक तरफ उसे डर था कि विजय अजीत और नवीन को कुछ बता न दे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो पैसों की डिमांड थी वो कहाँ से लाकर देगी। उसके मन में अनेकों सवाल कौंध रहे थे। वो एक पार्क में गई और वहां अकेले बैठकर खूब रोई। उसकी तो कोई अच्छी सहेली भी नहीं थी जिससे वो ये सब कह पाती। घर में नवीन से ये सब बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये जानने के बाद कौन मर्द ऐसी औरत को अपने साथ रखेगा। यही सोचकर वो बस रोती जा रही थी। शाम को वो घर लौट आई। उसका चेहरा बता रहा था कि उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उसकी इच्छाओं ने उसे इस कदर अंधा कर दिया था कि वो अपनी नजरों में गिर चुकी थी। नवीन जब आया तो उसने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ, कहाँ थी अब तक, ऐसा हाल क्यों बना रखा है? उसने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, वो आज किटी पार्टी में गई थी, लौटते वक्त टैक्सी नहीं मिली तो बस पैदल ही आ रही हूँ। थकान की वजह से लगता है चेहरा ऐसा हो गया। नवीन ने कहा, वो सब ठीक है, लेकिन मेरा फोन तो उठा सकती थी।
नम्रता बोली, सॉरी नवीन, फोन साइलेंट पर था, लगता है। नवीन ने कहा, पर ऐसी लापरवाही ठीक नहीं। चलो अब खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। और कल मैं फ्लाइट से चेन्नई जा रहा हूँ, एक बिजनेस मीटिंग है, 2 या 3 दिन लग जाएंगे। नम्रता का मन अभी भी विजय की बातों में लगा था। कहाँ से इतने पैसे लाएगी, क्या करेगी? क्या अजीत को बता दे कि विजय उसे ब्लैकमेल कर रहा है? पर अजीत को लगेगा कि मेरा अब तक विजय से रिश्ता बरकरार रहा है, तो फिर वो भी मुझे गंदी नजरों से देखेगा। पता नहीं क्या क्या सोचेगा। नवीन को नम्रता पर बहुत विश्वास था। यही सोचकर वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा रहा। वो कभी भी उससे पैसों का हिसाब नहीं लेता था। अगले दिन नवीन चला गया था। मौका पाकर नम्रता ने विजय को फोन लगाया और घर आने को कहा। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। विजय लालची था, उसे पता था, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी और तुरंत तैयार होकर नम्रता के घर की ओर चला गया। अजीत ने नम्रता को फोन लगाया, पूछा, कहाँ हो नम्रता? उसने कहा, क्या बात है? तो खुश होकर बोला, बस यूं ही याद आ रही थी तो सोचा पूछ लूं। नम्रता ने बहाना बनाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में बात करूंगी। अजीत ने बुझे मन से फोन रख दिया। इधर विजय आ चुका था। नम्रता भी विजय का इंतजार कर रही थी। अंदर जाते ही विजय बेशर्मी से सोफे पर फैल कर बैठ गया और अपनी आवाज की टोन को गंदा करके बोला, अपना बेडरूम पहले दिखाओ। नम्रता ने चेहरे के भाव थोड़े बदल कर कहा, चाय लोगे या कॉफी? वो बोला, कॉफी ले आओ। थोड़ी देर में वो कॉफी लेकर आई और सामने सोफे पर बैठ गई। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसा कि तुम्हें पता है, मैं शादीशुदा हूँ और खुश हूँ। मेरे छोटे बच्चे हैं। वो इतना ही बोल पाई कि विजय ने बीच में टोकते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है तो अजीत फिर तुम्हारी जिंदगी में कैसे आया? अगर अपने पति से खुश थी तो किसी और मर्द की जरूरत कैसे पड़ गई? नम्रता सकपकाकर बोली, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। उसने कहा कि मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी, पर शायद मुझ में ही कमी थी कि मैंने अपनी जिंदगी का गलत फैसला लिया। अजीत के करीब जाकर मैं अपनी इच्छाओं के लिए उसका सहारा लेने लगी। इस पर विजय गंदे तरीके से बोला, वो तो मैं भी करता हूँ। नम्रता ने कहा, तुम चुप रहोगे? मुझे अपनी बात पूरी करने दो पहले। वो कहने लगी, मैं जैसी भी हूँ पर अपनी जिंदगी को फिर से मौका देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं तुमसे कहना चाहती थी कि इस वीडियो के बदले तुम्हें जितने पैसे चाहिए एक बार में बोलो, मैं आज ही दे दूंगी। उसके बाद ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें। विजय ने कहा, ऐसा है तो अजीत का क्या होगा? नम्रता कॉन्फिडेंस से बोली, मैं उसे भी समझाऊंगी कि वो मुझे भूल जाए। मैं अपने पति और बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, बस मुझे उनकी ही होकर रहना है। विजय बोला, तो क्या अजीत मान जाएगा? नम्रता ने कहा, नहीं जानती, पर मैं चाहती हूँ कि जो मैंने गलतियां की हैं वो मैं समय रहते सुधार लूं। प्लीज विजय। तभी विजय कुछ सोचने के बाद बोला, ये बताओ तुम्हारा पति कहाँ है अभी? वो कहने लगी, वो चेन्नई गए हैं, कल आएंगे। फिर उसने कहा, और तुम्हारे बच्चे? नम्रता ने कहा, वो स्कूल गए हैं। विजय शैतानी मुस्कुराहट लाकर बोला, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, पर तुम्हें पहले मेरी बात माननी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा वीडियो भी दे दूंगा और अपने पैसे लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। उसने कहा, बताओ क्या बात है? विजय बोला, मुझे भी तुम्हारी आदत लग गई है, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। उसकी बात सुनकर नम्रता शर्म से अपमान का घूंट पीकर रह गई। विजय बोला, मुझे कम से कम 50 लाख चाहिए आज शाम तक, और उससे पहले आज का तुम्हारा पूरा दिन मेरा। नम्रता आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। उसे बहुत बुरा लगा था। विजय ने ऐंठते हुए कहा, ये रोना धोना बंद करो, मुझे तुमने खुद यहाँ बुलाया है, अभी नाटक क्यों कर रही हो? नम्रता ने कहा, मैं पैसे देने को अभी तैयार हूँ और कुछ नहीं करूंगी। विजय बोला, ऐसे कैसे नहीं? तुमने ही बोला था कि मैं जो बोलूंगा वो आज करने को तैयार हो। मेरी यही 2 शर्तें हैं। नम्रता को कुछ सूझ नहीं रहा था। एक तरफ वो खुद को विजय से बचाना चाह रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वो फिर से उसी रास्ते पर चलने को मजबूर थी। वो करे तो क्या करे? नम्रता ने कहा, फिर तुम्हें कुछ देर रुकना होगा। ये कहकर वो अपने बेडरूम में चली गई। दूसरी तरफ अजीत कोयम्बटूर में ही आ चुका था और वो अपनी मीटिंग में बिजी था और सोच रहा था कि वो नम्रता को सरप्राइज कैसे दे। अजीत ने नम्रता को मैसेज किया, मैंने सुना है मिस्टर नवीन नया प्रोजेक्ट चालू करना चाहते हैं, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। क्या मेरी बात उनसे कराओगी या उनका नंबर मुझे सेंड करो, मैं खुद बात करना चाहता हूँ। नम्रता अपने बेडरूम में बैठी थी।
और अपनी और नवीन की अलमारी से जितना भी कैश ज्वेलरी था उसे निकाल कर उसकी आज की वैल्यू के हिसाब से 50 लाख तक जोड़ने में लगी थी। उसने मोबाइल पर देखा तो अजीत का मैसेज देखकर घबरा गई, लेकिन इस वक्त उसका ध्यान पूरी तरह से विजय से पीछा छुड़ाने में था। इसीलिए उसने नवीन का नंबर अजीत को देने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। उसने अजीत को नंबर भेजते हुए लिख दिया कि नवीन किसी काम से शहर से बाहर गए हैं, रात तक ही आ पाएंगे, बाकी तुम बात कर लेना। जैसे ही अजीत ने उसका मैसेज पढ़ा तो खुशी से झूम उठा। अब वो आराम से सरप्राइज दे सकता था। उसने प्लान बनाया और फूलों का गुलदस्ता खरीदा और कुछ गिफ्ट्स लेकर निकल पड़ा। नम्रता ने पूरा हिसाब लगाया और बेडरूम से बाहर आ गई। उसके हाथ में बैग देखकर विजय चौंक पड़ा। बोला, इसमें क्या है? नम्रता ने कहा, जितना भी कैश और ज्वेलरी है 50 लाख पूरे होते हैं, इसे ले लो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। लालची विजय ने लपक कर पहले तो बैग ले लिया, फिर खोलकर सब चेक किया और बेशर्मों की तरह फिर सोफे पर बैठकर पूछा कि अब दूसरी शर्त को पूरा करो। नम्रता बेचारी मन मसोस कर रह गई। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। नम्रता अपने दिमाग में सोच रही थी कि बस अब यह आखिरी बार है, इसके बाद वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी। और इधर विजय मन में सोच रहा था कि मैंने तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को फंसाया है। इसके बाद विजय ने अपनी दूसरी शर्त पूरी की। इधर अजीत नम्रता से मिलने के लिए उसके घर पहुंच चुका था। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने सोचा क्यों ना वो पीछे के रास्ते से चला जाए। वो मन ही मन उतावला हो रहा था कि नम्रता उसे अचानक देखकर बहुत खुश होगी। उसने इधर उधर देखा तो एक खिड़की खुली थी। वो वहां से अंदर गया, तभी उसका पैर एक बर्तन पर पड़ा जिससे वो गिर गया। गिरने की आवाज से नम्रता घबरा गई। वो उठने लगी, लेकिन विजय ने कहा, बिल्ली होगी। बेचारी नम्रता उसके जाल में फंस चुकी थी। उस वक्त घर में कोई नहीं था, इसलिए नम्रता के कमरे का दरवाजा भी खुला था। इधर अजीत सोचने लगा कि इतनी तेज आवाज हुई लेकिन कोई देखने भी नहीं आया, इसका मतलब नम्रता सोई है। वो भी कोशिश कर रहा था कि कोई आवाज ना हो ताकि उसका सरप्राइज खराब ना हो जाए। लेकिन जैसे ही उसने नम्रता के कमरे में झांकने की कोशिश की तो उसके होश उड़ गए थे। उसने जो कुछ भी देखा उससे वो समझ चुका था कि ये सब रजामंदी से है। वो वहां एक मिनट नहीं रुक पाया और उसने अपना लाया हुआ सारा सामान उठाकर किचन की खिड़की से बाहर फेंक कर खुद चला गया। बाहर निकलकर वो रोने लगा। वो गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। अब उसे बस एक ही रास्ता सूझा। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है। उसने नम्रता का वीडियो नवीन के मोबाइल पर भेज दिया और सीधा अपने होटल निकल गया। इधर शाम के 5 बज गए थे। नम्रता ने विजय से कहा, मेरे बच्चे आने वाले हैं, तुम अब जाओ और आइंदा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वो बोला, अभी तो मैं जा रहा हूँ, आगे देखूंगा। नम्रता ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो कहने लगा, आज पेट भर चुका है, अब आगे का देखूंगा। नम्रता समझ चुकी थी कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है। आखिर वो अजीत को बताए या नवीन को? वो किसी तरह खुद को संभाल कर बोली, नहीं विजय, अगर तुम वाकई में मर्द हो तो अपनी बात पर कायम रहना और दोबारा मुझसे मिलने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं अपने पति को सब सच बता दूंगी। विजय उसे आंखें दिखाते हुए बोला, अभी जा रहा हूँ, बोला ना, बाद में बताऊंगा। और पैसे का बैग उठाकर चला गया। इधर नवीन मीटिंग से फ्री होने पर सबसे पहले फोन चेक करता है। पहले तो वो अननोन नंबर देखकर इग्नोर करता है, लेकिन फिर सोचता है कि देख लूं किसका मैसेज है। लेकिन जैसे ही वो मैसेजेस देखता है उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है और फोन छूटकर हाथ से गिर जाता है। उस समय गुस्सा, धोखा, दर्द और दुख की एक मिलीजुली प्रतिक्रिया होती है। वो उस वक्त फोन उठाकर बिना कुछ देखे हुए, बिना कुछ बोले अपने कलीग्स के बीच से खाना छोड़कर सीधा अपनी कार में बैठता है और घर को निकल पड़ता है। वो कार में बहुत रोता है। उसे वीडियो देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि नम्रता उसे धोखा भी दे सकती है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। इधर अजीत घर पहुंच चुका था और वो सीधा अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। उसे पश्चाताप भी हो रहा था कि उसने ये क्या किया, पर अंतर मन में सोच रहा था कि आखिर मैं भी नम्रता के साथ मिलकर नवीन को धोखा ही तो दे रहा था। अब नवीन को जब इस बारे में पता चलेगा तो उसे भी कैसा फील हो रहा होगा। ऐसा अजीत भी फील कर पा रहा था। दिन ढल चुका था। नम्रता अपने बच्चों के साथ घर पर समय बिता रही थी।
तभी बाहर कार रुकने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो सामने नवीन को देखकर पहले तो घबरा गई, फिर चेहरे पर खुशी के भाव लाते हुए बोली, आप तो कल आने वाले थे, क्या हुआ, सब ठीक है? नवीन ने एक नज़र उसे देखा और बोला, अंदर आ जाऊं पहले या यहीं सब बताऊं? नम्रता शर्मिंदा हो गई। बच्चे भागकर नवीन से लिपट गए। नवीन का मन भर आया और वो रोने लगा। ये देखकर नम्रता और बच्चे घबरा गए। नम्रता भागकर नवीन के पास आकर बोली, क्या हुआ, क्या बात है? नवीन पहले तो नम्रता के गले लग जाता है और बहुत रोता है, फिर कहता है, कमरे में चलो, बात करनी है। उसके बाद वो बच्चों को भी वहां से हटा देते हैं। नम्रता के बारे में नवीन जान चुका था। उसे अब नम्रता से घिन आ रही थी। नम्रता पैरों में गिरकर माफी मांग रही थी। बाहर बच्चे बैठकर टीवी देख रहे थे और वो शाम को पापा के साथ बाहर जाने का प्लान बना चुके थे। नवीन ने बेडरूम की अलमारी से एक डायरी निकाली और उसमें लिखना शुरू किया। नम्रता जमीन पर बैठी उसे एक टक देख रही थी। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि नवीन क्या लिख रहा है। 2-3 पेज लिखने के बाद नवीन ने प्यार से नम्रता को अपने पास बुलाया। डरी सहमी नम्रता उसके पास जाकर बैठ जाती है। फिर वो उसे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नम्रता, तुम्हारे लिए तो मैंने अपने माँ बाप को भी भुला दिया था, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। नम्रता उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। फिर पीछे मुड़कर नवीन अलमारी का ड्रॉर खोलता है और पिस्तौल निकालकर सीधा नम्रता के सीने पर 3 फायर करता है। नम्रता के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता और वो वहीं बेड पर बेमौत मारी जाती है। इसके बाद नवीन अपने सिर पर पिस्टल की नोक रखता है और बस फिर सब तरफ सन्नाटा पसर जाता है। शाम होती है तो बच्चों को याद आता है कि पापा घुमाने ले जाएंगे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। बच्चे दरवाजा खटखटाते हैं। बहुत देर दरवाजा नहीं खुलता तो बच्चे घबराकर पड़ोस वाले एक अंकल को बुला लेते हैं। वो भी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो लोगों को बुलाते हैं और पुलिस को भी फोन लगा देते हैं। सब मिलकर दरवाजा तोड़ते हैं तो सामने का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। खून से लथपथ लाशें देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। धीरे धीरे पड़ोसियों की मदद से दोनों के घरवालों को फोन पर सूचना दी गई, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो गया। सब तरफ मातम छा गया था और रो रो कर सबका बुरा हाल था। उनकी मौत का कारण किसी को नहीं पता था। मौके पर पुलिस पहुंची तो उन्होंने पिस्तौल, डायरी और दोनों के फोन जब्त किए और उनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों परिवार वाले एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। पुलिस ने नवीन के मोबाइल से वीडियो देखा और नम्रता के फोन से विजय और अजीत के नंबर और अजीत के साथ फोटोज भी निकाल लिए। नवीन ने डायरी में अपना कन्फेशन लिखा था कि अपनी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ रिश्ता होने की वजह से मैं उसे और खुद को इस जिंदगी से आज़ाद कर रहा हूँ। पुलिस ने बिना देरी किए अजीत को कस्टडी में ले लिया और विजय को भी पकड़ लिया। उसके बाद उन दोनों को 10 साल की कैद हो गई। बच्चे बेचारे अनाथ हो गए। हर अखबार की सुर्खियों में बस यही खबर थी। पत्नी की चरित्रहीनता का पता लगने पर मशहूर बिजनेसमैन ने अपनी और पत्नी की जान ली। आज बच्चे नाना नानी के पास हैं। उनके सर से माँ बाप का साया उठ चुका है। आए दिन कोई भी ताना मार कर बोलता है, इनकी माँ गंदी थी, वो अपनी ख्वाहिशों में इतनी अंधी हो गई कि अपने पति को भी खा गई। बच्चे बस रो देते हैं। अभी उन्हें ये बात समझ नहीं आती, पर जब आएगी तब क्या? अपनी माँ को वो माफ कर पाएंगे? क्या अपने पिता को माफ करेंगे? कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? क्या बस यही रास्ता था? क्या यही प्यार होता है? क्या अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना ही प्यार का मतलब है? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी पर आपकी अपनी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।